आज हम एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जिससे शायद हम सब कभी न कभी जूझे हैं। हाँ। बहुविकल्पीय प्रश्नों यानी एमसीक्यूज में तुक्का लगाना। और हमारे पास जो जानकारी है वो इसे अंधेरे में तीर चलाने जैसा नहीं बल्कि एक सोची समझी रणनीति की तरह देखती है। बिल्कुल और यहाँ हमारा मकसद सिर्फ तुक्का लगाना सिखाना नहीं है, नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि इसके पीछे की जो सोच है, जो मनोविज्ञान है, उसको समझना है। ये सिर्फ अंदाजा नहीं है, ये तो मतलब एक पूरी मानसिकता बनाने की बात है। सही बात है। सबसे बड़ा खेल ही मानसिकता का है। हम सोचते हैं कि ये जुआ है, लेकिन असल में ये परिकल्पित जोखिम लेने जैसा है। मतलब कैलकुलेटेड रिस्क। एक तरफ है बिना सोचे समझे अंदाजा लगाना जिसका नतीजा अक्सर नुकसानी होता है। हाँ। और दूसरी तरफ है एक ऐसी रणनीति बनाना जिसमें आप अपनी जानकारी और समझ का इस्तेमाल करके सही जवाब के और करीब पहुंचते हैं। ये एक हुनर है, किस्मत का खेल नहीं। चलिए तो फिर इस हुनर की परतें खोलते हैं। सबसे पहली और बुनियादी रणनीति से शुरू करते हैं, विजुअलाइजेशन। इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि हम सवाल पढ़ते ही सीधे विकल्पों पर कूद पड़ते हैं और वहीं फंस जाते हैं। बिल्कुल। तो रणनीति ये है कि पहले सवाल पढ़िए और विकल्पों को ढक लीजिए। एक पल के लिए सोचिए कि इसका आदर्श जवाब क्या हो सकता है। जब दिमाग में एक जवाब बन जाए तब विकल्प देखिए। जो विकल्प आपके सोचे हुए जवाब के सबसे नजदीक हो, ज्यादातर वही सही होता है। ये एक बहुत असरदार तरीका है, क्योंकि ये आपको परीक्षक के बनाए हुए वो जो भ्रामक जाल होता है ना, उससे बचाता है। आपका दिमाग पहले से ही सही जवाब की तरफ काम कर रहा होता है। लेकिन ये तो तभी काम करेगा ना जब हमें विषय के बारे में कुछ पता हो। पर क्या करें जब सवाल इतना मुश्किल हो कि दिमाग में कोई आदर्श जवाब ही ना आए? तब तो ये तकनीक बेकार हो जाती है ना? बहुत अच्छा सवाल है। और यहीं पर दूसरी रणनीति काम आती है, भावनात्मक रूप से सवाल से न जुड़ना। अच्छा। विषय तो मैंने पढ़ा था, इसका जवाब कैसे नहीं आ रहा? हाँ, होता है। और इसी अहंकार में हम 5 मिनट बर्बाद कर देते हैं। समझदारी इसी में है कि अगर कोई सवाल बहुत ज्यादा समय ले रहा है तो उसे छोड़कर आगे बढ़ें। और शायद बाद में उस पर वापस आ सकते हैं। बिल्कुल। और मजेदार बात यह है कि कई बार उस छोड़े हुए सवाल का कोई संकेत या उससे जुड़ी कोई जानकारी आगे के किसी दूसरे सवाल में ही मिल जाती है। अच्छा। हाँ, दिमाग खुला रखने से ऐसे मौके मिल सकते हैं। ठीक है, तो एक तरीका है सवाल छोड़ देना। लेकिन अगर हम जवाब देना ही चाहते हैं और थोड़ा बहुत अंदाजा है तो क्या करें? यहीं पे शायद एलिमिनेशन मेथड काम आता है। बिल्कुल। मतलब गलत को बाहर करो। हाँ। और इसे सिर्फ चुनाव की तरह मत देखिए। ये एक तरह से सफाई की प्रक्रिया है। सच ढूंढने से ज्यादा ताकत झूठ को पकड़ने में होती है। ये तो हम सब जानते हैं कि गलत जवाब हटाने से फायदा होता है, पर मैंने कभी इसके पीछे का गणित नहीं सोचा था। जब आप आंकड़े देखते हैं तो ये वाकई चौंकाने वाला है। 4 विकल्पों के साथ आपका चांस सिर्फ 25% है। सही। पर सिर्फ एक गलत विकल्प हटाने से आपका चांस बढ़कर 33% हो जाता है। सही। और अगर आप 2 गलत विकल्प हटाने में कामयाब हो गए तो आपका चांस सीधे 50-50। हाँ, 50-50 का हो जाता है। ये कोई छोटा मोटा सुधार नहीं है, ये तो खेल ही बदल देता है। और ये सिर्फ गणित की बात नहीं है, इसे समझदारी से इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए सिविल सेवा की परीक्षा में भारतीय संविधान पर एक सवाल है। ठीक है। और उसका एक विकल्प कहता है संविधान की धारा मतलब सेक्शन 370 के तहत। अच्छा। अब जिसने भी थोड़ी भी तैयारी की है वो इस विकल्प को तुरंत हटा देगा। क्यों? क्योंकि भारतीय संविधान में धारा नहीं अनुच्छेद होते हैं, आर्टिकल्स। ओह, सही बात है। धाराएं तो आईपीसी जैसे कानूनों में होती हैं। ये एक बहुत छोटी सी जानकारी है, लेकिन इसने आपको एक गलत विकल्प से बचा लिया और आपको सही जवाब के एक कदम और करीब पहुंचा दिया। वाह, ये वो बहुत छोटी सी डिटेल है पर कितना बड़ा फर्क डालती है। ये बिल्कुल उन अतिवादी शब्दों जैसा ही है जहां एक छोटा सा शब्द पूरे विकल्प को गलत साबित कर देता है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये अगला बड़ा पैटर्न है। कुछ शब्दों पर हमेशा नजर रखनी चाहिए, जैसे केवल, हमेशा, कभी नहीं, पूर्णतः। जिन विकल्पों में ऐसे शब्द होते हैं ना, मानकर चलिए कि 95% चांस है कि वो गलत होंगे। 95%? ये तो बहुत ज्यादा है, पर ऐसा क्यों? क्योंकि असल दुनिया में, खासकर इतिहास या सामाजिक विज्ञान जैसे विषयों में, चीजें इतनी सीधी नहीं होती। हर चीज के अपवाद होते हैं। हाँ। हर चीज परिस्थितियों पर निर्भर करती है। हमेशा या कभी नहीं जैसे शब्द किसी अपवाद की गुंजाइश ही नहीं छोड़ते। एक अच्छा परीक्षक ये जानता है, इसलिए वो अक्सर ऐसे अतिवादी बयानों को गलत विकल्प के तौर पर इस्तेमाल करता है। ठीक है, तो शब्दों पर ध्यान देना है। पर तब क्या करें जब सारे विकल्प सिर्फ संख्याएं हों? जैसे ए
25, बी 750, सी 1000 और डी 2500। वो तो मुझे हमेशा से ही सिर्फ तुक्का लगता है। क्या वहां भी कोई पैटर्न है? हाँ, वहां भी एक मनोवैज्ञानिक पैटर्न काम करता है। रणनीति ये है कि आप सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या को नजरअंदाज कर सकते हैं। अच्छा। इस मामले में 25 और 2500 के गलत होने की संभावना ज्यादा है। अपना ध्यान बीच की संख्याओं यानी 750 और 1000 पर लगाइए। दिलचस्प है, पर इसके पीछे क्या तर्क है? मनोविज्ञान ये है कि परीक्षक सही उत्तर को एकदम कोनों पर रखने से बचता है, ताकि वो बहुत साफ साफ नजर ना आए। वो उसे बीच की संख्याओं में कहीं छिपाने की कोशिश करता है। ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है, पर अंदाजे को थोड़ा बेहतर बनाता है। हाँ बिल्कुल, आपके अंदाजे को थोड़ा और पढ़ा लिखा बना देता है। और कभी-कभी तो विकल्प खुद ही एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। हाँ। मैंने अक्सर देखा है कि दो विकल्प एक दूसरे के ठीक उल्टे होते हैं। हाँ। जैसे विकल्प 1 मांग बढ़ती है और विकल्प 2 मांग घटती है। मुझे हमेशा लगता था कि ये एक जाल है। और असल में ये एक इशारा है जाल ने। सच में? हाँ, 80 से 90% मामलों में सही उत्तर इन्हीं बनों में से एक होता है। परीक्षक ने अनजाने में आपका काम आसान कर दिया है। मतलब बाकी दो को तो भूल ही जाओ। हाँ, उसने बाकी दो विकल्पों को आपके लिए लगभग खत्म ही कर दिया है। अब लड़ाई सिर्फ 50-50 की है। ये तो सोचने का पूरा नजरिया ही बदल देता है। और भी ऐसी कोई आम तरकीबें हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए? हाँ, दो बहुत मशहूर हैं। पहला है उपरोक्त सभी का विकल्प, ऑल ऑफ द अबव। हाँ। अगर ये विकल्प में है तो उसके सही होने की संभावना 85 से 95% तक होती है। इतना ज्यादा क्यों? क्योंकि एक परीक्षक के लिए 3 अलग-अलग सही बातें बनाना एक गलत बात बनाने से ज्यादा मुश्किल काम है। उसमें ज्यादा मेहनत लगती है। अच्छा। तो अगर उपरोक्त सभी का विकल्प मौजूद है तो बहुत हद तक मुमकिन है कि ऊपर की तीनों बातें सही हों। ठीक है, ये समझ आता है। और दूसरा क्या है? दूसरा है सबसे लंबा विकल्प। अक्सर जो विकल्प सबसे लंबा होता है उसके सही होने की संभावना भी ज्यादा होती है। अच्छा। ऐसा इसलिए क्योंकि किसी विचार को पूरी तरह और सही सही समझाने के लिए ज्यादा शब्दों और स्पष्टीकरण की जरूरत पड़ती है। परीक्षक चाहता है कि सही जवाब में कोई कमी ना रह जाए, इसलिए वो उसे ज्यादा विस्तार से लिखता है। लेकिन मुझे लगता है कि परीक्षक भी अब चालाक हो गए हैं। वो भी तो जानते होंगे कि छात्र इन तरकीबों को जानते हैं। आपने बिल्कुल सही सोचा, और यही मेरी चेतावनी है। एक अच्छा परीक्षक अब जानबूझकर एक लंबा विस्तार से लिखा हुआ लेकिन गलत विकल्प बना सकता है। तो ये कोई जादुई नियम नहीं है, बस एक इशारा है जिस पर ध्यान दिया जा सकता है। आपको हमेशा सतर्क रहना होगा। ये सब तो ठीक है, पर एक बात जो मुझे हमेशा से किसी शहरी अफवाह जैसी लगती है, क्या इस बात से भी फर्क पड़ता है कि सही जवाब ए, बी, सी या डी में से कहाँ रखा गया है? ये सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन हाँ, थोड़ा फर्क पड़ता है। अरे वाह। द फेडमिन सेंटर स्टडी नाम के एक अध्ययन में ये पाया गया कि उत्तर के तौर पर विकल्प बी और सी के होने की संभावना सांख्यिकीय रूप से थोड़ी ज्यादा होती है। सच में? बी और सी? हाँ, परीक्षक अक्सर सही जवाब को कोनों पर यानी ए और डी पर रखने से बचते हैं। इस मनोवैज्ञानिक झुकाव को एज अवर्शन कहते हैं। वो जवाब को भीड़ में यानी बीच में छिपाना पसंद करते हैं। तो अब सबसे बड़े सवाल पर आते हैं। नेगेटिव मार्किंग के होते हुए क्या ये सब करना एक फायदे का सौदा है या फिर ये सिर्फ एक जुआ है? यहाँ भावनाओं को हटाकर सिर्फ गणित से सोचना होगा। मान लीजिए कि परीक्षा में 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, 1/4। इसका मतलब है कि हर गलत जवाब पर आपका 1/4 अंक कटेगा। ऐसी हालत में अगर आपने 2 विकल्प हटा दिए हैं और 50-50 की स्थिति में है, तो अनुमान लगाना गणित के हिसाब से फायदेमंद है। इसे किसी उदाहरण से समझा सकती हैं। जरूर। मान लीजिए आपने 4 सवालों में अंदाजा लगाया, जहां आपको कोई अंदाजा नहीं था कि सही जवाब क्या है। संभावना के हिसाब से आपका एक जवाब सही होगा और 3 गलत। तो आपको क्या मिला? 1 सही, 3 गलत। एक सही जवाब के लिए +1, +1.00। 3 गलत जवाबों के लिए -0.25 गुणा 3 यानी -0.75। अच्छा, आपका कुल फायदा हुआ +0.25 अंक। थोड़ा ही सही पर फायदा तो है। हाँ, अगर आप 100 सवाल ऐसे करते हैं तो आपको 25 अंकों का फायदा हो सकता है। लंबे समय में ये गणित आपके हक में काम करता है। ये गणित तो बहुत साफ है, पर इसका ये मतलब तो नहीं कि हमें हर सवाल में अंदाजा लगाना चाहिए। ये जानना भी तो जरूरी है कि रुकना कब है। बिल्कुल, और ये जानना शायद ज्यादा जरूरी है।
अगर परीक्षा में 1/3 मतलब 1/3 नेगेटिव मार्किंग है तो ये सारा गणित आपके खिलाफ हो जाता है। वो कैसे? क्योंकि तब 3 गलत जवाबों पर आपका एक सही जवाब का पूरा अंक कट जाएगा। +1 -1 1/3 के अनुसार इक्वल्स 0। मतलब 0, कोई फायदा नहीं। कोई फायदा नहीं होगा, और अगर आपकी किस्मत खराब रही तो नुकसान ही होगा। इसलिए 1/3 नेगेटिव मार्किंग में अंदाजा लगाना बहुत जोखिम भरा है। और एक और खतरे की घंटी है जिस पर ध्यान देना जरूरी है। हम अक्सर सोचते हैं, अरे 1-2 तुक्के से क्या फर्क पड़ता है, पर ये सोच ये बहुत खतरनाक हो सकती है। बहुत ज्यादा। जैसा कि हमारी रिसर्च में बताया गया है, कुछ नेगेटिव अंक भी आपकी रैंक को हजारों पायदान नीचे गिरा सकते हैं, खासकर उन परीक्षाओं में जहां मुकाबला बहुत सख्त होता है। तो आज की इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? साफ है कि कोई जादुई फॉर्मूला तो नहीं है। कोई जादुई फॉर्मूला नहीं है। ये सब कुछ ठोस रणनीतियों, पढ़े लिखे अनुमान और सबसे जरूरी जोखिम के सही प्रबंधन यानी रिस्क मैनेजमेंट पर टिका है। इसे एक प्रक्रिया की तरह देखना चाहिए। एक बहुत अच्छी तुलना क्रिकेट से की जा सकती है। वो क्या है? जैसे एक अच्छे बल्लेबाज को पता होता है कि किस गेंद पर चौका मारना है और किस गेंद को इज्जत देकर विकेट बचाना है। सही बात है। ठीक उसी तरह एक अच्छे परीक्षार्थी को पता होना चाहिए कि किस सवाल पर जोखिम लेना है और किस सवाल को छोड़कर आगे बढ़ना है। तो ये जानने के साथ साथ कि अनुमान कैसे लगाया जाए, ये जानना भी जरूरी है कि अनुमान कब नहीं लगाया जाए। बिल्कुल। और सोचने के लिए एक आखिरी बात मैं छोड़ना चाहूंगी। बताइए। इन सभी रणनीतियों को जानने से भी ज्यादा जरूरी ये समझना है कि किस सवाल पर कौन सी रणनीति सबसे अच्छी बैठेगी। और सबसे बड़ा हुनर शायद ये पहचानना है कि कब किसी सवाल को छोड़ देना ही सबसे अच्छी रणनीति है। वाह। सही सवाल चुनना और गलत सवाल छोड़ना भी उतना ही बड़ा कौशल है जितना कि सवालों को हल करना।